नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 20वीं सदी के सबसे अहम दस्तावेजों में से एक है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने 1 अरब से ज्यादा लोगों की किस्मत को आकार दिया है। तो आज हम इसी असाधारण दस्तावेज की परतों को एक एक करके खोलेंगे। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हमारी संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने में पता है कितना वक्त लगा? लगभग 3 साल। ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये उस लगन, उन बहसों और उस दूरदर्शिता की कहानी कहता है जो इसे बनाने में लगी थी। और इसका नतीजा क्या निकला? 395 अनुच्छेदों वाला दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 3 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, इसका खाका कहां-कहां से प्रेरित था। दूसरा, ये सरकार की मशीनरी को कैसे चलाता है। और तीसरा, ये हम नागरिकों को क्या अधिकार देता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो इस दस्तावेज के मिजाज को ही समझते हैं। अक्सर इस पर चर्चा होती है और कभी-कभी आलोचना भी कि इसने दुनिया भर के संविधानों से प्रेरणा ली है। देखिए, इसे बनाने वालों ने दुनिया के कई बड़े-बड़े संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा। उनका मकसद किसी की नकल करना नहीं था, बल्कि भारत की जो अपनी अनोखी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियां थीं, उनके लिए सबसे बेहतरीन फीचर्स को चुनकर अपनाना था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है कि हमारे संविधान की जड़ों में दुनिया भर की प्रेरणा कैसे शामिल है। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का ढांचा लिया, तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों का जरूरी कॉन्सेप्ट, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आए और कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का आइडिया लिया गया। और यहीं पर यह जरूरी सवाल उठता है, क्या ये दस्तावेज सिर्फ अलग-अलग जगहों से लिए गए विचारों का एक कलेक्शन भर है, या उससे कुछ ज्यादा? यही सवाल हमें उन आलोचनाओं की तरफ ले जाता है जिनका इसे अक्सर सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी आलोचना नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना था कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा और डिटेल्ड है। कुछ ने ये तर्क दिया कि क्योंकि संविधान सभा को सीधे सीधे सभी वयस्कों ने नहीं चुना था, इसलिए वो पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं थी। और हाँ, एक आम आलोचना ये भी थी कि ये पश्चिमी विचारों का एक ऐसा मिश्रण है जो शायद भारतीय जमीन के लिए ठीक ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये संविधान देश के शासन की मशीनरी को कैसे बनाता है और चलाता है। क्योंकि ये सिर्फ आदर्शों का दस्तावेज नहीं है, ये शासन चलाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है। और यहीं पर संविधान का सबसे अनोखा पहलू सामने आता है, इसका हाइब्रिड नेचर। देखिए, एक तरफ तो इसमें फेडरल फीचर्स हैं, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें मजबूत यूनिटरी फीचर्स भी हैं, यानी ऐसी चीजें जो पूरे देश को एक बनाकर रखती हैं, जैसे एक मजबूत केंद्र और पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता। ये संतुलन भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए ही बनाया गया था। तो इस पूरे ढांचे के कुछ खास हिस्से हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक ऐसी न्यायपालिका जो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी, ताकि कानून का राज बना रहे। इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाएं जो निष्पक्षता बनाए रखती हैं। और हां, सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा जो सत्ता को जमीनी स्तर तक ले जाता है। तो सरकार की बात तो हो गई। अब उस सवाल पर आते हैं कि इन सब का भारत के आम लोगों के लिए क्या मतलब है, क्योंकि संविधान सिर्फ सरकार के बारे में नहीं है, ये नागरिकों और राज्य के बीच के रिश्ते को भी तय करता है। सबसे पहले और सबसे जरूरी हैं मौलिक अधिकार। ये वो बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनकी गारंटी हर नागरिक को दी गई है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें अदालतों द्वारा लागू करवाया जा सकता है। मतलब ये एक तरह की ढाल है जो राज्य की शक्ति के खिलाफ हर नागरिक की रक्षा करती है। अब मौलिक अधिकारों से थोड़ा अलग हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इनको आप देश के लिए एक नैतिक रोड मैप या एक टू डू लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए कैसे कानून बनाने चाहिए। हाँ, इन्हें अधिकारों की तरह कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये देश चलाने के लिए बेहद जरूरी दिशा निर्देश हैं। और फिर आता है इस रिश्ते का तीसरा पहलू, नागरिकों के कर्तव्य। अगर निदेशक सिद्धांत सरकार की टू डू लिस्ट हैं, तो मौलिक कर्तव्य हर नागरिक की। इन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया था, ये याद दिलाने के लिए कि अधिकारों के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और इन सबको एक धागे में पिरोते हैं कुछ बुनियादी सिद्धांत। एक सेक्युलर राज्य जिसका कोई एक धर्म नहीं, जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर वयस्क को वोट का अधिकार।
जो राजनीतिक बराबरी देता है, और एकल नागरिकता, जो पूरे देश में भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि संविधान को समय के साथ बदलने और विकसित होने के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया था। इसे बनाने वाले ये जानते थे कि भविष्य में नई चुनौतियां आएंगी और संविधान को उनके लिए तैयार रहना होगा। भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे अक्सर कठोरता और लचीलेपन का एक अनोखा मिश्रण कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बदलाव का रास्ता तो है, लेकिन ये भी पक्का किया गया है कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें कोई आसानी से बदल न सके। और ये संतुलन इसकी संशोधन प्रक्रिया से आता है। देखिए, कुछ हिस्सों को बदलना आसान है, जिनके लिए सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। ज्यादातर प्रावधानों के लिए एक विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और जो सबसे अहम हिस्से हैं, जैसे कि देश का संघीय ढांचा, उन्हें बदलने के लिए तो संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि 75 साल से भी पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज के 21वीं सदी में 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े और जटिल देश का मार्गदर्शन कैसे कर रहा है। शायद इसका जवाब इसकी इसी क्षमता में छिपा है कि वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है, इसके गहरे सिद्धांतों में और उस जीवंत लोकतंत्र की भाव